Hello students, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और आज हम करेंगे बोहर मॉडल के बारे में. लास्ट टाइम हमने किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ा कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन थॉमसन मॉडल ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं. प्लम पुडिंग मॉडल उन्होंने दिया था. रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स हुए थे तो ये पता चला था कि सेंटर में न्यूक्लियस है, साइड में इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड, जो कि किया बोहर मॉडल में. सो बोहर model was the great success at the time when the physicist was struggling hard to understand the discrete wavelengths and hydrogen spectrum. बोहर मॉडल के टाइम पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की और भी चीज़ें, जैसे दो तरह के नेचर, उसका वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, ये सब भी डिस्कवर हुआ था. तो बोहर ने पार्टिकल नेचर को कंसिडर करके अपना मॉडल के बारे में बताया था. एंड ही वाज फर्स्ट टू से समथिंग अबाउट द स्प्लिटिंग और जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जबकि इसके बारे में आप +1 में पढ़ोगे, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है. और उसके बाद इसी की बोहर मॉडल की जो ड्रॉबैक एक रह गई थी वो यही कि वो सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को बता पाए थे. लेकिन इसके बाद जो वेव मैकेनिकल मॉडल आता है उसमें वेव नेचर के अकॉर्डिंग बाकी एलिमेंट्स की स्प्लिटिंग को भी स्टडी किया गया था. So even today the model is very popular among the beginners and non-physicists who can visualize the inside of atom as electrons going in circles around the nucleus. However, the model did not go too far. Like I told you, अभी जो presently हम follow कर रहे हैं, that is Planck's quantum mechanical model. It was not working for atoms or ions with more than one electron. Like I told you, सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर पाया था, बाकियों के बारे में ये नहीं बता पाए थे. Even helium spectrum was beyond the scope of the Bohr model. So जो हम विजुलाइज करते हैं कि एटम कैसा दिखता है, तो एटम हम ऐसे विजुलाइज करते हैं कि सेंटर में उसके पास न्यूक्लियस होगा और साइड में शेल्स होंगी. इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट. और ये शेल्स को 1, 2, 3, 4 नंबर दिया गया है, या आप इसको KLMN शेल्स बोल सकते हो. सो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द शेल्स. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 8, थर्ड में 8 एंड फोर्थ में 18. तो इसको मैजिक नंबर्स भी हम बोलते हैं. 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. तो ये 7 शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, जिनको कहा जाता है मैजिक नंबर्स. न्यूट्रॉन्स, जैसे हमने किया था जब थॉमसन का मॉडल बना था, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज. जो न्यूट्रल पार्टिकल हमने डिस्कवर किया बेरिलियम पे, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करा के, कि वहाँ पर एक पार्टिकल ऐसा मिलता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन उसका मास होता है. दैट पार्टिकल वाज नेम्ड एज न्यूट्रॉन. हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस होगा और जो भी एटॉमिक नंबर है उस एलिमेंट का, जितना किसी का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही उसके पास प्रोटॉन्स भी होते हैं. तो जैसे हीलियम है, उसके पास जो है 2 प्रोटॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होंगे. और जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो आपको फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देने हैं. लेकिन जैसे लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है, उसके पास 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अगली शेल में जाएगा, क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं. सो ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड शेल में है थर्ड इलेक्ट्रॉन.
सिमिलरली अगर आपको क्लोरीन बनाना है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसमें फर्स्ट शेल में 2 मैक्सिमम, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 आ सकते हैं, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं और थर्ड शेल के लिए बचेंगे 7। सो 2 8 7 इज द कॉन्फ़िगरेशन एंड फर्स्ट शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं, सेकेंड में 7 और सेकेंड में 8 और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। तो आपको शेल वाइज इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करना है इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। नेक्स्ट इज वैलेंसी। किसको बोलते हैं वैलेंसी? कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव, accept or share electrons to achieve the octet state, that is called valency। कि कोई जैसे कोई भी एलिमेंट है, अगर उसके पास इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने आपको बताया किस तरह से शेल वाइज आपको इलेक्ट्रॉन्स को लिखना है, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 मैक्सिमम, और अगर उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो वो थर्ड शेल में चले जाते हैं। अब अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है, तो किसी की भी लास्ट शेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हमेशा उनको लूज करना चाहेगा। लूज करके क्या बनाएगा? +1, +2 और +3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से उसकी पिछली शेल पूरी भर जाएगी, फुली फिल्ड हो जाएगी, जिससे उसको स्टेबिलिटी मिलती है। यहाँ 2 लूज करने से, यहाँ 3 लूज करने से पिछली शेल उसकी पूरी फुली फिल्ड हो जाती है, जिसको कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होना। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स देना बहुत मुश्किल होता है। अब या तो वो 4 दे के अपना पिछली शेल कंप्लीट करे, या 4 और लेके अपनी अगली शेल कंप्लीट कर ले, लेकिन दोनों ही मुश्किल काम है। इसीलिए जिसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। और 5, 6, 7 वाला ये बोलता है 5 लूज करने से बेहतर है मैं 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूँ, तो ये 3 गेन करके -3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब वो नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करेगा उस पर भी नेगेटिव आ जाएगा, तो 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, ये 5, 6, 7 वाला करेंगे। और 8 वाला बोलता है मेरे पास ऑलरेडी 8 है, मुझे किसी को ना देने की ज़रूरत है ना लेने की ज़रूरत है। तो जब भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम बोलते हैं कैटायन। और जब भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पे आता है नेगेटिव चार्ज, और इसको कहा जाता है एनायन। राइट तो इस तरह से आप वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी आप निकाल सकते हो कि कोई एलिमेंट लूज करेगा कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी, या वो गेन करेगा, या फिर वो शेयर करेगा। So next is atomic number. Atomic number of an element is equal to number of protons present in the nucleus of an atom. जितना प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, और एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर को Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है? 1 है, सो Z इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और सेंटर में होगा 1 प्रोटॉन। नेक्स्ट मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है कि जो न्यूक्लियस है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनको ऐड करके बनता है मास नंबर। अब जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आप पढ़ते हो। आइसोटोप्स का मतलब है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो उसमें क्या मास रहता है? हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3, राइट। अब इसमें ये 1 एटॉमिक नंबर है और ये 1, 2, 3 मास नंबर है। अब इसका मास नंबर क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें 1 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 0 है। तो ओवरऑल P+N 1, इसमें 1 प्रोटॉन तो फिक्स रहेगा, वो एटॉमिक नंबर के साथ होता है, न्यूट्रॉन का नंबर वेरी करता है। तो 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, दैट इज वाई इसका जो मास नंबर है दैट इज 2। और इसमें 1 प्रोटॉन के साथ तो 2 न्यूट्रॉन है और इसका मास नंबर बन जाता है 3।
नेक्स्ट, जैसे अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो नीचे जब भी आप लिखते हो तो लिखते हो एटॉमिक नंबर, जितने उसके प्रोटॉन्स होते हैं, और ऊपर जब आप लिखते हो तो लिखते हो उसका मास नंबर, जितने प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन उसके पास प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। एक ही एलिमेंट होगा, एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा क्योंकि सेम एलिमेंट आप ले रहे हो, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से उसके जो काउंटर पार्ट्स बनते हैं उनको कहा जाता है आइसोटोप्स। सो ये है हमारे पास हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन में जैसे मैंने आपको बताया था 1H1, 1H2 एंड 1H3, ये 3 एग्जिस्ट करते हैं। 1H1 को कहा जाता है प्रोटियम, 1H2 को कहा जाता है ड्यूटेरियम और 1H3 को कहा जाता है ट्रीटियम। राइट? सो प्रोटियम के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है लेकिन 0 न्यूट्रॉन है। ड्यूटेरियम के पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है और ट्रीटियम के पास एक प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स आर देयर। राइट? तो दिस इज अबाउट आइसोटोप्स। एक और एग्जांपल करते हैं कार्बन का। कार्बन में अगर आप देखोगे कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज 6, तो इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसका जो मास नंबर है दैट इज 12 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। फिर कार्बन के 3 आइसोटोप्स, एक तो ये हो गया जो नॉर्मल एग्जिस्ट करता है 612 के फॉर्म में, एक है 13 वाला और एक है 14 वाला। तो एटॉमिक नंबर तो 6 ही है, इसमें 12 से 13 से 14 जो हुआ वो हुआ न्यूट्रॉन की एडिशन पे। तो जो आपके पास 13 वाला आइसोटोप्स है उसमें 7 न्यूट्रॉन्स हैं और 14 वाले आइसोटोप्स में टोटल 8 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से 3 आइसोटोप्स कार्बन के मिलते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे क्लोरीन का है, क्लोरीन 35 एंड 37। राइट? तो इनका फिर जब हम मास निकालते हैं तो एवरेज निकालते हैं। जब भी इस तरह से आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनका हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। जैसे क्लोरीन का 35 और 37 को हम उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके वी टेक आउट 35.5 एज इट्स मास। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज आइसोबार। सो आइसोबार में क्या होगा, अब रिवर्स हो जाएगा जैसा आइसोटोप्स में था। आइसोटोप्स में आपके पास सेम एलिमेंट, तो इसीलिए एटॉमिक नंबर सेम होता था। अभी हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनका मास नंबर सेम है, लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा ही। ठीक है? तो दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास है आर्गन एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 40, and calcium is atomic number 20, mass number 40, and this is due to variation in their neutrons। कि न्यूट्रॉन की वेरिएशन की वजह से बाय चांस उनका एडिशन p प्लस n की वैल्यू सेम आती है, एंड दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। सो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आप प्लीज़ इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी डाउट इन चैप्टर में आता है आप हमें आस्क योर डाउट्स के सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस चैप्टर को और बाकी अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।